For today, we will be starting with our organelles. जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अपने one by one all the cell organelles that are present in our cell structure, we are going to go over them. Now, first and foremost, जो हमारे पास सबसे initial, सबसे integral cell organelle होता है, which is also a very important part of our protoplasm, which is cell membrane. एंड yesterday we studied that जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही होती है फॉर अ सेल. So over here we have I've written a very brief description of a cell membrane. That cell membrane is semi-permeable. हमने कल ही अंडरस्टैंड किया था कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है सेल वॉल बेसिकली हमारे पास fully permeable होती है, which is that it is allowing all the substances to pass through. It is not filtering anything. However, a cell membrane, on the contrary, is semi-permeable. It is selectively permeable. दैट मीन्स कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट डज नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. क्यों? क्योंकि अगर हर सब्सटेंस एंटर या एग्जिट हो सकेगा सेल के अंदर तो हमारे पास जो वाइटल सब्सटेंसेस हैं इट इज पॉसिबल दैट द वाइटल सब्सटेंसेस ऑफ द सेल वी कैन लूज देम. वो एग्जिट हो जाएंगे और वो सारी जो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें जो ऑर्गेनील्स या जो सब्सटेंसेस या जो वेसिकल्स हमें चाहिए वो सेल लूज कर देगा. ऑन द कॉन्ट्री अगर बहुत ज्यादा चीजें सेल के अंदर आ जाएंगी तो हमारा जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा और एट द एंड वो बर्स्ट हो जाएगा. और जब बर्स्ट हो जाएगा सेल तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल हैज अंडरगॉन लिसिस. और लिसिस का मतलब होता है कि कोई चीज जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाए. So we do not want cell to undergo a breakdown. We do not want a cell to undergo lysis. तो इस वजह से there has to be a barrier which is filtering out all the substances and that is our cell membrane. ठीक है जी. दूसरी बात ये कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज बेसिकली अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 फॉस्फोलिपिड के ऊपर हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम बहुत डिटेल से सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ सिंपल सा क्विक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का, विच इज कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता क्या है. सो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब ये होता है दैट वी हैव. बाइलेयर का क्या मतलब है? टू लेयर्स. ठीक है जी. जैसे हमने यूनिसेल्यूलर में कल पढ़ा था कि यूनी स्टैंड्स फॉर वन, तो यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ वन सेल. ऑन द कॉन्ट्री हमारे पास बाय का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारे पास एक लेयर है और हमारे पास दूसरी लेयर है. ये हमारे पास हो गई बाय लेयर. जैसे कि आप लोग फिजिक्स में भी वो बायोमेटालिक स्ट्रिप पढ़ रहे होते हो तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू मेटल्स, राइट? तो हमारे पास उसी तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इट इज अ बाइलेयर व्हिच मींस इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. अच्छा जी, अब फॉस्फोलिपिड का क्या मतलब है? फॉस्फोलिपिड का मतलब ये है कि जो मटेरियल जिससे हमारा मेम्ब्रेन बना हुआ है वो फॉस्फोलिपिड है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वी हैव लिपिड टेल्स. ठीक है जी. ये हमारे पास लिपिड टेल्स होती हैं और जो लिपिड टेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है? उनके ऊपर अटैच्ड होता है जी एक फॉस्फेट हेड. सही है. तो हमारे पास बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट हेड्स एंड फैटी एसिड टेल्स. फैटी एसिड्स हमारे पास लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं. क्योंकि ये दो डिफरेंट मटेरियल्स के मिलाप से, दो डिफरेंट मटेरियल्स के अमालगमेशन से, दो डिफरेंट मटेरियल के टुगेदर आने की वजह से बन रहा होता है, इसलिए हम उसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं. Any questions so far? Anything which is not clear? Okay. Now, हमारे पास अब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक तो हमने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू इट्स परमिएबिलिटी. यानी जिस सब्सटेंस के लिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी उस सब्सटेंस को वो अंदर आने देगी और जिस सब्सटेंस के लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होगी, नॉट परमिएबल होगी, वो उस सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगी. So it basically regulates the entry and exit of material inside and out of the cell. Now another thing हमने पढ़ा
कि हमारे पास कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारे पास बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास क्या करता है, एंटर हो सकता है हमारे सेल के अंदर। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सेल को, प्रोटेक्ट कर रहा है कोई भी अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड, टॉक्सिक, हार्मफुल चीज को टू एंटर इनटू आवर सेल, तो हमारे पास बेसिकली इस तरह से वो साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी हार्मफुल चीज, कोई भी टॉक्सिक चीज हमारे सेल के अंदर जाने से सेल मेम्ब्रेन रोक रहा होता है। Now, inside the cytoplasm, we have all of our cell organelles. We do not want them to be harmed. We do not want them to be under the effect of any toxic material. So our cell membrane is not only regulating the entry and exit of substances, it is also protecting the cytoplasm of the cell from any harmful material. Okay? Now, moving forward. Acha ji. Before we step towards our next organelle, I would just want to introduce the concept of nucleic acids with you. आप लोगों को idea होगा कि nucleic acids क्या होते हैं? हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एंड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हमारे पास आरएनए इज बेसिकली जस्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ना हमारे पास डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है, तो हम ये कह देते हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो डीऑक्सीजनेट होता है, यानी उसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से राइबोन्यूक्लिक एसिड से वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन गया, ठीक है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा आरएनए जो होता है, इसकी फर्दर तीन टाइप्स होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? वो हमारे पास mRNA होता है, जिसको बेसिकली हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव tRNA, जो कि हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है, एंड देन वी हैव rRNA, जो कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस, और ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस हमारे यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। All these types of RNAs we are going to study in our syllabus further on. हमारे पास मैसेंजर आरएनए कहाँ पर होता है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए कहाँ पर होता है, हम ये सारे टाइप्स ऑफ आरएनए को एक एक करके पढ़ रहे होंगे। बट द मेन क्रक्स इज दैट ऑल दीज स्पीशीज, मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, इनमें जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उनमें हमारे पास आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, बिकॉज इनकी फुल फॉर्म ही यही है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूट किस चीज को कर रहे हैं, इनके अंदर ये सब के सब आरएनए से ही बने हुए हैं। इनके फंक्शंस या इनकी साइट, उनकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अबाउट न्यूक्लिक एसिड सो फार? Okay, now moving on, now that we have understood the type of nucleic acids that we have, let's come to nucleus, nuclear membrane and nucleolus. थोड़ा बहुत हमने nucleus अपनी last class में भी discuss किया था कि हमारे पास nucleus basically हमने nucleus को with respect to its nuclear membrane, with respect to its true nucleus or naked nucleus, हमने इस सब को डिस्कस किया था in our previous class. Now हमारे पास nucleus exactly होता क्या है? जैसे हम ह्यूमंस का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या होता है, ब्रेन होता है, उसी तरह से हमारे पास हमारे जो वो होता है लैपटॉप्स होते हैं या हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनका सीपीयू या उनका जो मदरबोर्ड है वो उनका कंट्रोल सेंटर होता है, राइट। उसी तरह से हर सेल का एक कंट्रोल सेंटर है जो सारी उसकी प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, एंड फॉर अ सेल दैट पर्टिकुलर स्पीशी व्हिच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। Yani nucleus is basically responsible for all the processes that are happening in the cell.
Now, what does a nucleus have which make it such a powerful tool, which make it so important, which make it the control center of the cell? तो बेसिकली हम हर स्पीशी के पास डीएनए होता है या आरएनए होता है। ह्यूमंस के पास डीएनए होता है, राइट? एनिमल्स के पास भी डीएनए होता है। तो हमारे पास बेसिकली डीएनए एग्जैक्टली है क्या? सो ओवर हियर आई हैव मेड अ वेरी रफ कार्टून डायग्राम ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड और मैंने उसके कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है? ईच सेक्शन इज अ सिंगल जीन। So we can say that DNA is made up of multiple genes. बहुत सारे genes के टुकड़े आपस में connect होते 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 एक DNA strand बनता है। Now अब gene क्या है? Now gene is basically a sequence of something. अब वो किस चीज का sequence है हम आगे जाके पढ़ेंगे, but to keep it simple, gene is something which is responsible for coding a polypeptide. ठीक है? A gene, a single gene, this one gene would code for example, polypeptide A. This gene is specific for polypeptide B. This gene is coding polypeptide C, and this gene again is coding for polypeptide A. हर जीन एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बेसिकली हमारे पास अ लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है, यानी कि हमारे पास प्रोटीन कैसे बनता है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर दिस चैप्टर, बट एक रफ आइडिया देने के लिए आप लोगों को, हमारे पास अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है? अमीनो एसिड से, जैसे हमने कहा था ना, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। उसी तरह से प्रोटीन बनने के भी कुछ स्टेप्स, कुछ बेसिस होता है, राइट? तो द बेसिक यूनिट और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मेकिंग ऑफ प्रोटीन और द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड बनता है, और फिर उस पॉलीपेप्टाइड, जो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरैक्ट करती है, आपस में कोइल टुगेदर होती हैं, तो उससे हमारे पास प्रोटीन बनता है, ठीक है? सो हमारे पास वन सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? अब ये पॉलीपेप्टाइड कैसे बना? जीन तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि डीएनए की बहुत सारे क्या कहते हैं, सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन को हम जीन कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली जो जीन है, जो डीएनए है, वो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। अब न्यूक्लिक एसिड एक टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है फ्रॉम अ प्रोटीन और अ पॉलीपेप्टाइड। सो बेसिकली देयर आर स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, कि कैसे डीएनए से, जीन से वी गो एंड मेक अ पॉलीपेप्टाइड और वी मेक अ प्रोटीन। तो हमारे पास डीएनए होता है, जीन होता है, एक सिंगल जीन का एक अपना क्या कहते हैं, कोड होगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं कंप्यूटर की, या फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज का कोई कोड रखते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल होता है उसका एक पास कोड होता है, ठीक है? अब उस पासकोड से जरूरी आपका सिर्फ मोबाइल खुलेगा, हो सकता है आपका जो ईमेल अकाउंट है उसका पासकोड डिफरेंट हो। तो हर स्पेसिफिक अकाउंट का आपका जो पासकोड होगा वो डिफरेंट होगा। उसी तरह से हर पॉलीपेप्टाइड का या हर एमआरएनए का जो जीन होगा वो स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये जीन है, तो ये मेरा पॉलीपेप्टाइड ए ही फॉर्म कर रही होगी। ये जीन इज स्पेसिफिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सी। This gene is specific for the formation of polypeptide B. This gene is specific for the formation of polypeptide A. तो हर जीन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एमआरएनए एंड थस एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करी होगी। तो जब जीन से हम, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। अ जीन translates itself into mRNA and that process is known as translation. And then that mRNA then codes for a polypeptide और उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन का पूरा जो वो होता है, मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, इट इज बेसिकली composed of two steps. First step is translation, where a gene or a section of DNA is translated. नो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। यहाँ फर्स्ट स्टेप हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है? एंड फिर ट्रांसक्रिप्शन जब हमारे पास हो जाती है डीएनए की, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? हमारे पास
mRNA फॉर्म होता है और फिर वो mRNA ट्रांसलेट होता है इनटू अ पॉलीपेप्टाइड एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए. तो क्या न्यूक्लियस के अलावा सेल में कहीं और किसी और जगह पर डीएनए प्रेजेंट होता है? नहीं. हमारा जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, हमारा जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डीएनए होता है, वो सारे का सारा हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है. सो डीएनए is present inside the nucleus. So definitely DNA से जब mRNA बन रहा है तो mRNA बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा जिस चीज से हम एक mRNA को बना रहे हैं, वो क्या है? हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, हमारा रिक्वायर्ड स्पीशी क्या है? डीएनए है. और वो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट? तो हमारे पास जो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, which is the formation of mRNA from DNA, ये प्रोसेस खाली कहाँ पर हो सकता है? न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है. Why? Because DNA is only present inside the nucleus. So the main function, the main process that is occurring inside the nucleus is transcription. So हमारे पास whenever we are talking about a nucleus, we would say that nucleus is the site of transcription. So whenever this question comes in exam, कि आपके पास what is the function of a nucleus? So you would say that nucleus is involved in, yeah, is there any question? Yes, ma'am. Ma'am, but doesn't nucleus also contain RNA? आपकी आवाज glitch कर रही है. Can you please repeat yourself? Ma'am, but doesn't nucleus also contain RNA? Okay, so basically I'll come to it when we're doing nucleolus. So nucleolus is basically the place where RNA is present. So that's where I'll come over here. But also, if you think of it this way, कि हमारे पास DNA से mRNA जो transcription हो रही है, the nucleus is basically the site where transcription is occurring. So if you think of it in terms of a chemistry equation, you can say that DNA is the reactant and once transcription occurs, mRNA is the product. So obviously when transcription is occurring, जो mRNA form हो रहा होगा, the mRNA which is formed as a result of transcription, it would be formed inside the nucleus. So we have mRNA inside the nucleus, and then of course that mRNA leaves the nucleus through the nuclear pore. So this way we have RNA inside the nucleus as well. But DNA एक ऐसी चीज है, DNA is specifically only present in the nucleus. DNA would never leave your nucleus. You cannot find DNA within the cytoplasm. Okay, so here's this question of Muskan, that doesn't mitochondria also have genetic material? Yes, mitochondria do have genetic material, but mitochondria does not have a nucleus. When we'll be doing the subtopic of mitochondria, तो हम उसकी जो जितने भी functions और उसके जितने भी characteristics हैं, हम तब पढ़ रहे होंगे. But mitochondria does possess genetic material. It does have its own DNA, but it does not have its nucleus. And why it does not have a nucleus, हम वो भी पढ़ेंगे. Okay, Muskan, does that answer your question? Yes, Huda? Ma'am, so where does the translation? Okay. I'll come to that. अभी तक about transcription. Any questions so far? Then I'll come to translation as well. No, ma'am. Okay, perfect. Now, we would just take a pause over here and we'll discuss translation in just a bit when we'll be doing ribosomes. So far we've understood, because nucleus, abhi hamara jo subtopic tha, that was nucleus. Now nucleus is basically this control center of the cell. Why is it the control center of the cell? Because it possesses genes. DNA is made up of genes, and that entire hereditary information, that genetic information, is inside the nucleus, and that information is then processed through the transcription and translation process, and then we have our products being formed. We'll just talk about that in a bit. Now about the nuclear membrane. Now obviously this mRNA, it has been formed, right? Now this mRNA has to become a polypeptide.
Now, nucleus is a very small region. We cannot form a polypeptide over here, and we also need other raw materials that will attach to this mRNA, and then we will form a complete polypeptide chain. So this mRNA has to leave the nucleus. It has to leave the nucleus and enter into the cytoplasm, right? So now let's have a look over here. Now there are small pores over here. These are little sections through which any species, any substance can enter our nucleus and it can leave our nucleus. So once the mRNA is formed, it has to go outside of the nucleus for the process of translation to occur. Huda, I'll come to your question, why and where translation occurs. So first and foremost, the mRNA exits the nucleus and enters into the cytoplasm. So one thing we know that somewhere in the cytoplasm translation will occur where the mRNA will be translated or converted into what? Into a polypeptide. Okay. So now the nuclear pore is basically the region through which the substances are entering or exiting the nucleus. Now about the nuclear membrane. Yesterday we studied that nuclear membrane is a double membrane, okay? And what is the purpose of a membrane? So there are a lot of organelles which have their own membrane, and there are some organelles which do not have membranes, okay? Now, nuclear membrane is something which is an envelope, which is basically a boundary of the nucleus. It is protecting the nucleus. ठीक है, जिस तरह से हर चीज सेल के अंदर और बाहर नहीं आ सकती, the same way, not everything can enter inside a nucleus. We have a lot of substances outside our nucleus, right? We have mitochondria, we have ribosomes, we have vacuoles, we have SCR, RER, then we have vesicles of the Golgi. So there are a lot of substances. If all these substances start coming inside the nucleus, then again our nucleus can burst. So therefore, having a double membrane, having a nuclear envelope is very important so that not everything which is present inside the cell enters into the nucleus. ठीक है? Now about the nucleolus. There is this dense substance present inside the nucleus. यानी nucleus के अंदर भी there is a ball-like substance which we call the nucleolus. Now what is the nucleolus? Nucleolus is a dense body within the nucleus. ठीक है? And it consists of both RNA and DNA. It's a concentrated region of chromosomes of chromatins. And it is एक बहुत dense, एक बहुत highly stained, एक अलग से हमें circular, granular. Ma'am, is the nuclear membrane partially permeable? Okay, so basically, nuclear membrane has is not permeable. ठीक है? Therefore, we have nuclear pores. We have these small pores over here, which is allowing the substances to enter and exit. Nuclear membrane के through कुछ enter और like इस तरह से हमारी movement नहीं हो रही है. हमारी movement of substances into and out of the nucleus is through the nuclear pore. So basically, nuclear pore, no, it is impermeable. It is not permeable. It is not allowing anything to pass from it. The entry or exit of substances inside the nucleus are only through the nuclear pore and not through the membrane. The membrane is basically a protective barrier which is not allowing anything to enter into the nucleus. Okay? Okay, perfect. Now, we were on nucleolus. So nucleolus is basically a dense region, a dense body within the nucleus, and it is not membrane bound. There is no membrane surrounding a nucleolus. Okay? It is basically a dense network of RNA and DNA. And what is its function? It is responsible for synthesizing ribosomes. Now, everything basically has an origin, right? So the next organelle that we will be studying is ribosome. But वो ribosome कहाँ से आ रहा है? How and where is a ribosome being formed? So basically, nucleolus is the region where a ribosome is synthesized. Now, ribosome is basically, अभी हमने when we were studying the types of RNA, we studied that there are three types of RNA: transfer RNA, messenger RNA, and ribosomal RNA. Obviously, ribosomal RNA, as the name suggests, would be inside the ribosome, right? Ribosome would contain a ribosomal RNA. So obviously, if nucleolus has to make ribosome,
And ribosome itself is made up of ribosomal RNA. So that RNA has to be present inside the nucleolus for it to form a ribosome, right? So this way, that as you asked that does nucleus have RNA or not? So nucleus not only has mRNA, क्योंकि transcript, we said that the site of transcription, the site of formation of mRNA is the nucleus. So not only the nucleus possess mRNA, the nucleus also possesses rRNA because nucleolus is forming, synthesizing, manufacturing ribosomes, and ribosomes are made up of rRNA. तो हमारे nucleus के अंदर rRNA भी present होता है. Yes, Muskan, nucleolus is responsible for making and synthesis of ribosomes. Okay. Any questions so far? So we've covered the subtopics of nucleus, nuclear membrane, and nucleolus. Any questions so far about anything that we've studied? Yes, ribosomes are made up of RNA, and specifically the RNA that is found inside of nucleus is rRNA, which is ribosomal RNA. Does that answer all your questions?